हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस क्लासेस साइंस की क्लास है ना, जिसमें हम लोग 9th और 10th के साइंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। इसमें हमारा जो पहला चैप्टर था केमिस्ट्री का, वो क्या था? मैटर एंड देयर प्रॉपर्टी, द्रव्य और उनके गुण, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जो है प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किया, जो चौथी अवस्था थी, है ना। और एक बार फिर से जो है हम चीज़ों क्या करेंगे, स्टेट ऑफ द मैटर, है ना, जो स्टेट चेंज ऑफ द मैटर है, मतलब अवस्था परिवर्तन द्रव्यों का है, उस कॉन्सेप्ट समझेंगे। और उसमें जो छोटे टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, जो छोटे छोटे वाक्यांश है आप, उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम अपना उस डायग्राम को बनाते हैं। इसके पहले आपने 3 अवस्थाओं के बीच में चीज़ों किया था, आज हम लोग 4 अवस्थाओं के बारे में चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए, जो आपकी मूलभूत 4 अवस्थाएँ कौन कौन सी हैं? सॉलिड, एक लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक, कितना हमने पहले किया हुआ था। अब आइए देखते हैं, जब कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में होती है चेंज, कोई भी वस्तु आपका जब वह ठोस से द्रव में बदलता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। अभी इन सबको हम अलग से डिस्कस करेंगे, तो आपको हिंदी में भी बताएंगे। द्रवणांक बोलते हैं इसको, है ना, पिघलना, मेल्टिंग। क्या प्रोसेस होती है? मेल्टिंग। और यदि कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रही हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फ्रीजिंग, FREEZING, है ना, फ्रीजिंग। ठीक, तो ये हो गया सॉलिड और लिक्विड का कन्वर्जन। अब कोई चीज़ यदि सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो रही हो? गैस में, इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ठीक, स्पष्ट लिख दे रहे हैं ताकि आपको मीनिंग क्लियर हो जाए। SUBLIMATION, है ना। और जब कोई चीज़ गैस से सॉलिड में आती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन, या रिवर्स सब्लिमेशन भी कहीं कहीं लिखा होता है ना, डिपोजिशन। अच्छा, अब कोई चीज़ आपका जो है गैस से लिक्विड में यदि चेंज हो, ये देख लीजिए, यदि कोई चीज़ आपका गैस से लिक्विड में चेंज हो, उसको हम लोग बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन। स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, COND, सही है, CONDENSATION, है ना, कंडेंसेशन। और यदि कोई चीज़ लिक्विड से गैस में चेंज हो रही हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। लिक्विड से यदि कोई चीज़ गैस में चेंज हो रही हो, इसको रेड कलर से बना लेते हैं, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन बोलते हैं, VAPORIZATION, है ना, वेपराइजेशन। अब देखिए, गैस से यदि प्लाज्मा में चेंज हो रहा हो, तो लिक्विड प्लाज्मा में चेंज होगा नहीं, लिक्विड पहले गैस में होगा तभी प्लाज्मा में चेंज होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन। गैस से कोई चीज आयोनाइजेशन, आयनीकरण, है ना, हिंदी में बोलते हैं। और यदि कोई चीज़ गैस से, है ना, रिवर्स आपका, सॉरी, प्लाज्मा से यदि कोई चीज़ गैस में चेंज हो रही है, तो उसको बोलते हैं डी आयोनाइजेशन। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, आपका 2 to 4 to 6 to 8 चीज़ें हैं, है ना, 8 टर्मिनोलॉजी इसमें यूज हुई हैं, जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, डी आयोनाइजेशन एंड आयोनाइजेशन। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मेल्टिंग, देन फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन। और आयनाइजेशन, डीआयनाइजेशन के बारे में पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि होता क्या है ना। लेकिन मेल्टिंग और फ्रीजिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा आज का डिस्कशन का पार्ट, वो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट। इसको हिंदी में कहते हैं
द्रवणांक। ठीक, द्रवणांक। तो सबसे पहले ये है क्या, तो ठोस अवस्था से, है ना, किसी वस्तु का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया। किसी द्रव्य का, आप लिख लेंगे, किसी द्रव्य का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है, द्रवण कहलाती है। मेल्टिंग, है ना, द्रवण कहलाती है। द्रवण कहलाती। ये हो गया आपका द्रवण की क्रिया, है ना। किसी द्रव का ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की जो क्रिया होगी, है ना, सॉलिड से लिक्विड में, वही क्या कहलाता है आपका, मेल्टिंग या द्रवण कहलाता है। अब द्रवणांक किसे कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए, वह स्थिर ताप जिस पर कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगती है ना, तो उस ताप के उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, है ना, यानी कि द्रवणांक बोलते हैं। तो इसको भी आप लिख लेंगे, जिस स्थिर ताप पर, जिस स्थिर ताप पर कोई द्रव्य या ठोस, जिस स्थिर ताप पर ठोस पिघलकर, अगर आप द्रव्य लिखते तो लिखते कोई द्रव्य ठोस अवस्था से, है ना, द्रव अवस्था में, तो यहाँ ठोस डायरेक्ट लिख लिया हमने, जिस स्थिर ताप पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाता है, उसे उस ठोस का द्रवणांक कहा जाता है ना, उसे उस ठोस का मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे आप लिख लीजिए पारे का, है ना, मरकरी, पारे का द्रवणांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आपका 234.32 केल्विन। जल का भी आप लिख सकते हैं, जल का क्या होगा, बर्फ का होगा ना, ठोस होगा तब तो होगा, जल तो द्रव समझ जाएगा, तो बर्फ का द्रवणांक 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ हमने डिग्री सेल्सियस और केल्विन तापमान के 2 यूनिट का प्रयोग किया, यानी दोनों होता होगा, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, है ना, इसको आप सर्च करिएगा। बाकी जब हम लोग टेम्परेचर का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या क्या रिलेशन होते हैं। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। किसी द्रव्य का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की जो क्रिया है उसी को हम लोग द्रवण कहलाती है ना। और जिस स्थिर ताप पर वह प्रक्रिया होती है उस स्थिर ताप को हम उस ठोस का मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रीजिंग का। इसका जस्ट वाइस वर्सा, है ना, यहाँ चीज़ें पिघल रही तो वहाँ चीज़ें क्या हो रही होंगी, जम रही होंगी। एक किसका होता है, ठोस का होता है, और वो किसका होगा, द्रव का होगा, है ना। ठीक, तो ये शब्दावलियों का आप चयन सही करेंगे। जब आप लिखते हैं तो आप भूल जाते हैं, ठोस की जगह द्रव, द्रव की जगह ठोस कर देते हैं, है ना। द्रव का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट ठोस का होता है। अभी देखिए जैसे हम भी लिख रहे हैं जल का, तो जल का नहीं होगा, है ना, बर्फ का होगा। ठीक, जल का क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा जिस पे जल जमना शुरू करता है। और आप देखेंगे अभी हम लोग जब डिस्कस कर लेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सबका क्या होता है, सेम होता है ना। एक पदार्थ का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वहीं उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। एक्चुअली होता क्या है, जो मेल्टिंग और फ्रीजिंग ये कॉन्सेप्ट है
ये जो स्टेट होती है इसमें कोई पदार्थ न तो पूर्ण रूप से सॉलिड होता है न तो कोई लिक्विड होता है, ये ट्रांजिशन फेज होता है, एक संक्रमण की अवस्था होती है जिसमें कोई पदार्थ आंशिक रूप से ठोस होता है और आंशिक रूप से द्रव होता है। जैसे अगर आप देखिए बर्फ को या तो आप जमाना शुरू जब बर्फ को आप पिघलाना शुरू करेंगे तो बर्फ भी होगा, उसमें कुछ पार्ट उसका पानी भी होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे जैसे तापमान उसका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे पिघलता चला जाएगा। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस भी वो पूरी रूप से बर्फ में नहीं होता, है ना। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस बताया गया बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट, तो इसी पे बर्फ क्या है, फ्रीजिंग भी करना स्टार्ट करता है। अब इससे जो है तापमान आपका और कम होगा तो जम जाएगा, इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो पिघल करके पूरा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये ट्रांजिशन पॉइंट्स होते हैं, ठीक, संक्रमण बिंदु होते हैं। इतना आप नोट कर लें, वीडियो पॉज करके फिर हम लोग फ्रीजिंग के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इसी मेल्टिंग पॉइंट में रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जल में जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं उनके गलने से जल का जलस्तर क्यों नहीं बढ़ता, है ना। जल में बर्फ़ के टुकड़े के पिघलने से जल स्तर क्यों नहीं बढ़ता, है ना। इस पर यदि क्वेश्चन में हम बात करें तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लास हो, इसमें वाटर हो और कुछ आइस क्यूब्स इसके अंदर हो, और ये पिघल कर किस में बदल जाए, जल में ही बदल जाए, तो जल स्तर, तो स्तर देखिए जल का जो है वो आपका यहाँ पर है पहले, है ना। तो क्यों नहीं बढ़ता, लोगों को लगता है कि जब बर्फ़ पिघलेगा तो जल स्तर में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता। क्योंकि देखिए ये बर्फ़ जितने जल का आयतन कवर किए हुए है, जब ये बर्फ़ पिघलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, रिक्त स्थान बनेगा। लेकिन उस रिक्त स्थान को इसके द्वारा जो जल बनेगा वह जल क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। यानी बर्फ़ का आयतन और जल का आयतन दोनों क्या होता है, समान होता है। तो यदि ये ठोस अवस्था में तो बर्फ़ के रूप में है, जब पिघलेगा तो यहीं पर ये क्या होगा, जल की अवस्था में हो जाएगा, तो उतने स्थान को ये कवर कर लेगा, इसलिए जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। तो आपको तो पहली बात इतना ही जानना है कि जब किसी जल में बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाता है तो क्या उसके जल स्तर में वृद्धि होती है, तो पहली बात तो नहीं होती। क्यों नहीं होती ये भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो बर्फ़ का आयतन होगा वही जल का आयतन होगा, जितना बर्फ़ पिघलेगा उतना ही जल बनेगा, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट है ना, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको क्या याद रखना है कि जल स्तर में वृद्धि नहीं होती, ठीक। चलिए देखिए बात करते हैं फ्रीजिंग यानी हिमांक की, है ना। तो सबसे पहले जल्दी समझ लेते हैं कि हिमांक होता क्या है। तो किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को, है ना, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को ही हम हीमन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हीमन बोलते हैं। तो द्रव अवस्था से, आप अपने लैंग्वेज में इसको नोट कर लेंगे, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की जो क्रिया है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमन बोलते हैं। अब अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आप लिख लेंगे, जिस स्थिर ताप पर किसी पर बदल के हिमांक की, है ना, जिस स्थिर ताप पर कोई द्रव या जिस स्थिर ताप पर कोई क्या द्रव लिख लीजिए, द्रव जमकर ठोस अवस्था में आ जाता है उसे उस द्रव का हिमांक कहा जाता है, उसे उस द्रव का हिमांक कहा जाता है ना। यानी कि वह तापमान, वह स्थिर तापमान जिस पर कोई द्रव जम करके किसमें आ जाए, ठोस में आ जाए, उसे उस द्रव का हम क्या कहते हैं बेटा, हिमांक कहते हैं, है ना। और पारे का हिमांक क्या, और जल का हिमांक यदि हम बात करें, पारे का हिमांक तो वही होगा जो पारे का क्या होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, द्रवणांक जो होता है वही होगा, है ना। तो पारे का हिमांक एवं पानी का हिमांक दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। किसके, पारे का हिमांक जो होगा वह पारे के द्रवणांक के बराबर होगा, पानी का जो हिमांक होगा वह पानी के द्रवणांक के बराबर होगा। और कितना होगा, तो 234.32 केल्विन, और ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो इसको आप इतना नोट कर लेंगे। तो देखिए आपने देखा यहाँ से कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, सेम था। तो एक लाइन नीचे नोट करके आप लिख लेंगे, अतः किसी द्रव्य का सामान्य वायुमंडलीय दाब पर
या अतः किसी द्रव्य का, ऐसे लिख लीजिए, द्रवणांक, या आपको इंग्लिश में याद रहेगा मेल्टिंग, है ना, द्रवणांक एवं हिमांक, द्रवणांक एवं हिमांक नियत वायुमंडलीय, नियत वायुमंडलीय, जो इस वायुमंडल में है ना, जो आपका एटमॉस्फेयर जिसमें एयर है, जो गैसेज हैं, उनके कारण जो आप पे प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। नियत वायुमंडलीय दाब पर सामान्यतः, कोई विशेष अवस्था न हो तो सामान्यतः एक समान होता है। वही जो भी हमने आपको समझाया, एक समान होता है, यानी इस ताप पर कोई भी वस्तु, चाहे वो द्रवणांक चाहे हिमांक हो, अपने ट्रांजिशन फेज में होती है, संक्रमण की अवस्था में होती है। ठीक है, तो संक्रमण की अवस्था, ये शब्द आपको याद रहना चाहिए, है ना। तो देखिए भारत क्या है अभी, संक्रमण अर्थव्यवस्था के आधार पर ट्रांजिशन फेज में है, ना विकसित है ना विकासशील है ना। कई जगह आपको विकसित जैसे लक्षण दिखेंगे, कई जगह आपको विकासशील, इसलिए भारत के बारे में कह पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो इस संक्रमण का ट्रांजिशन फेज है, इसमें चीज़ें जो है स्थिर नहीं रहती। तो यहाँ पे संक्रमण की अवस्था, लेकिन यहाँ पे अलग होगा संक्रमण की अवस्था। यहाँ ठोस और द्रव के बारे में बात करेंगे, तो आंशिक ठोस और आंशिक द्रव, है ना, ये होगा, इसको बोलते हैं संक्रमण की अवस्था। तो यही होता है फ्रीजिंग और मेल्टिंग। इतना आप तैयार कर लेंगे, इस डायग्राम को बनाइए, चीज़ों को पिक्चर्स आपको लंबे टाइम तक याद रहता है, इसलिए हमने इसको पिक्चर के फॉर्म में बनाया। किस प्रोसेस क्या कहते हैं, दो चीज़ें आज हमने आपसे डिस्कस की, मेल्टिंग और फ्रीजिंग, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से एक एक पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हुए आपको सब्लिमेशन, डिपोजिशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन सबको समझाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। जो भी कन्फ्यूजन डाउट होता है उसको आप फ़ोन से, कॉल से, व्हाट्सएप से पूछिए। थैंक यू।